तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह नया वीडियो आप लोगों के लिए तो इंग्लिश के रूप में नहीं है, बट ये आप लोगों के लिए फिजिक्स के रूप में है। लेकिन आप जैसा कि आपको पता है कि 6 मार्च को आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है, और फिजिक्स के पेपर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का मैंने एक बहुत ही बोर्ड को देखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए डिस्कशन के लिए उठाए हैं, जो कि हमारा क्या है कि 2024 का हमारा एक मॉडल पेपर है, 2024 का प्रीवियस ईयर है, जिसका सेट है हमारा 346 FS। और 346 FS के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं आपके 6 के 6 ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट होता है ब वाले में जितने 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में, और फिर उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के बारे में, आगे के जितने भी पार्ट हैं, ये जो थर्ड वाला भी छूट गया था, इस वाले थर्ड में, स वाले भाग में, द वाले भाग में जितने भी क्वेश्चन है इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, आप लोग ये याद रखेंगे कि केवल और केवल हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, ना तो केवल और क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन ये है, जैसे हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, ये वाला सही है, इस सब के बारे में नहीं डिस्कस करना है। डिस्कस ये करना है कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा टॉपिक क्या है। हम कोशिश करेंगे वो आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाए, साथ ही साथ वो आपके इस क्वेश्चन का जैसे आंसर भी आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगा। तो लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो लुईस डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि अगर कोई भी कण किसी भी वेग से अगर वह गतिमान है तो वह कैसा बिहेव करेगा? जस्ट लाइक ए वेव, वह एक तरंग की तरह बिहेव करेगा, और जब वह तरंग की तरह बिहेव करेगा तो उसका कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा। तो इसके रिलेटेड जो डी ब्रोगली ने अपना तरंगदैर्घ्य का समीकरण दिया था लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू उन्होंने जो दिया था उसका जो समीकरण था, लैम्डा का जो फार्मूला था, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी था। लैम्डा इक्वल टू था हमारा एच अपान पी। तो ये टॉपिक तो सबसे पहला हमको याद रहना चाहिए कि डी ब्रोगली का जो तरंगदैर्घ्य समीकरण वो क्या है? लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। अब इस P का रिलेशन हमको ज्ञात करना है किसके साथ सर? P का रिलेशन ज्ञात करना है काइनेटिक एनर्जी के साथ। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास? उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? E का। तो अब देखिए P इक्वल टू जो होता है हमारा क्या होता है? m इंटू V। और काइनेटिक एनर्जी चाहे E कहिए चाहे K कहिए, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे? P और E में रिलेशन कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं? P वाले टर्म का स्क्वायर कर रहा हूं, तो P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर V स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर V स्क्वायर। जैसे मैं इस P वाले टर्म का क्या किया? स्क्वायर किया। तो क्या करेंगे? इस P और E में हम लोग क्या बना रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं। तो P स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे सर, और इस m स्क्वायर को मैं थोड़ा सा अलग लिखा हूं, देखिए mv स्क्वायर और इंटू कितना हो गया? m। तो ये हम लोग यहां से चोरी कर लेते हैं, कितना? 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर हमारे लिए क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये k इंटू m हो गया, ये किसके इक्वल टू हो गया सर? p स्क्वायर के। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया? √2mk, जो कि हमारा p के टर्म में है। तो यहाँ p के जगह पे रखेंगे तो सर देखिए कितना हो जाएगा हमारे लिए? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपान √2mk। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान 2mk, वो कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए? लैम्डा इज इक्वल टू h अपान 2mk। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारे लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, बात यह है कि इसमें हम लोगों को कम से कम 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p, जो कि पहला हमारा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना है हमारे लिए? दूसरा जो इक्वेशन बना है लैम्डा इज इक्वल टू h अपान 2mk। थोड़ा मैं इसको सही से लिख दूं जिससे आपको 2 फार्मूला मिल जाए। देखिए देख लीजिए यहीं पे, तो हमारे लिए जो इक्वेशन बना है वो बना है लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p, पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारे लिए? लैम्डा इज इक्वल टू h अपान √2mk। और एक टर्म आप लोग और जानते हैं सर कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको मैं कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर मैं उसको त्वरित कर रहा हूं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है k इक्वल टू q इंटू वी होता है। k इक्वल टू कितना होता है? q इंटू वी। तो आप यहाँ पे k के जगह पर q इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो इसके बिहाफ पर हमारा जो इक्वेशन एक नया बन जाएगा
तो वो बन जाएगा सर लैम्डा इज इक्वल टू कितना, h अपान अंडर रूट 2m इंटू v। तो ये भी डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। इस पर आपसे 2 से 3 नंबर, जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है उस पर 3 नंबर पे ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये हमसे फार्मूला पूछ लिया गया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर पहला खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा यहां पे। तो क्वेश्चन है हमारे लिए, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन में Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम का नियम हम लोग क्या पढ़े हैं सर, ओम का नियम पढ़े हैं क्या, I इज इक्वल टू, जिसको हम लोग करते हैं V बराबर I R। तो V बराबर I R हम लोग पढ़े हैं हम लोग V इज इक्वल टू I R। अब यहां पे जो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है हमारे लिए, I इज इक्वल टू अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध NeAVD। अब क्या है सर, देखिए I के जगह पर अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूं V इज इक्वल टू NeAVD और इंटू R। अब ये दिख रहा है कि अनुगमन वेग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि अनुगमन वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे पोटेंशियल का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से पोटेंशियल, और पोटेंशियल पर कौन निर्भर करता है, हमारा Vd। तो ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, E के। तो इस वाले ऑप्शन का हमारा, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 होगा। और ये जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं जिस पीडीएफ पर, और ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भी पहुंच जाएगा। और आप जैसे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे नीचे की तरफ, और डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये पीडीएफ में क्वेश्चन हमको कहां से मिलेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखा जाए। तो नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या है कि एल्फा प्रकीर्णित एल्फा कण का पद क्या होता है। एल्फा कण का प्रकीर्णन कौन कराया था सर, एल्फा कण का प्रकीर्णन कराए थे कौन, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने जो एल्फा कण का प्रकीर्णन कराया था, कैसे कराया था आपको पता होगा क्या। हमारे पास कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई नाभिक होता है, और यह जो नाभिक होता है इस नाभिक पर जब एल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो हम लोग देखते हैं कि जो ये एल्फा कण होते हैं इस तरह से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कहां से, न्यूक्लियस के पास जब भी जाते हैं। तो ये जो एल्फा कण का जो ट्राजेक्टरी होता है, जो पाथ होता है, यह पाथ कैसा होता है सर, अतिपरवलयाकार होता है। कैसा होता है, अतिपरवलयाकार। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो उत्तल लेंस हमारे लिए जो कॉन्वेक्स लेंस है वह किसके लिए अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन को, ये बहुत थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन सा रंग दे दिया, नीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग। अब यह आपसे पूछ भी सकता है कि किस रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम और किस के लिए फोकस दूरी न्यूनतम। अच्छा, ये बात किस बात पर निर्भर करेगा, क्यों हम लोग जानते हैं जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब प्रकाश अलग अलग रंग के लिए, प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य अलग होता है, तरंगदैर्घ्य अलग होने के कारण उसका वेलोसिटी भी अलग होता है। अब उस हिसाब से कैसे निर्भर करता है इस बात को देखिए। इसको याद करने के लिए आपको बहुत गजब का चीज है कि आप लोग जानते हैं वो है क्या, आपका प्रिज्म। प्रिज्म में आप लोग जानते हैं कि जब प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कराया जाता है तो इसमें से कौन सी रंगें निकलती हैं, विबग्योर निकलती हैं। आपको पता होगा विबग्योर, तो वैजनीह पिनाला। तो मैं लिख देता हूं, देखिए बैजनीह पिनाला। तो बैजनीह पिनाला। तो ये जो हमारे पास 7 रंगे हैं, इन रंगों में सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है और सबसे ऊपर जो होता है वो कौन सा होता है, लाल होता है। तो सबसे ज्यादा जो धंसने वाला काम करेगा, सबसे ज्यादा जो लेंस है, लेंस से सबसे पहले जो मुड़ने का काम करेगा, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो सबसे पहले मिल जाएंगे
मुख्य अक्ष पर, वो क्या कहलाएंगी हमारे लिए, वह क्या होगा, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगा। जो प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बहुत पहले मिल जाएंगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि बैगनी रंग का सबसे फोकस दूरी कम, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी और उसके बाद लाल। तो सबसे ज्यादा फोकस दूरी किसकी होती है, लाल की, और सबसे कम फोकस दूरी किसकी होती है, बैगनी की। तो यहां पे हम देख लेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगा। अब अधिकतम किसका होगा सर, फोकस दूरी किसके लिए होगा सर, वो हमारा किसके लिए होगा, वो लाल रंग के लिए होगा। तो क्वेश्चन घ का जो आंसर है वो कौन सा है, तीसरा वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है हमारे पास, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो, केवल और केवल कैपेसिटर हो, तो परिपथ में व्यय शक्ति कितना होगा। तो व्यय शक्ति कितना होगा इस बात को देखेंगे। तो व्यय शक्ति का जो फार्मूला होता है P इक्वल टू कितना होता है सर, VI cos फाई। तो VI cos फाई होता है, फाई क्या होता है सर, फेज डिफरेंस होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। तो फेज डिफरेंस, अब हमारे पास जब किसी भी अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में, धारा परिपथ में जब हमारे पास केवल और केवल कैपेसिटर हो सर, तो कैपेसिटर जब होता है तो उस समय वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है, V और I के बीच के जो आप लोग ग्राफ बताए हैं, तो उसमें जो आपने बताया होगा कि फाई की जो वैल्यू होती है, वो होती है हमारे लिए कितना, 90 डिग्री। और ये क्या होता है सर, इस बात को आपको याद भी रखना होता है कि I जो होता है धारती परिपथ में, धारा जो होता है वो विभव से कितना होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो 90 डिग्री अग्रगामी, हमको फेज डिफरेंस जानना है, फाई की वैल्यू जानना है। तो फाई की वैल्यू कितनी होती है सर, V और I में जो फाई की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है सर, 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0। तो जब जैसे ही cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 0। दैट मीन P इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 0। इसका मतलब ये हो गया कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो, तो परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होती है हमारे लिए, 0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला देखते हैं। थोड़ा आप लोगों का टाइम लग रहा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे आपका केवल और केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं मिल रहा है, उससे रिलेटेड। अब जैसे अभी मैंने लिख दिया P इक्वल टू VI cos फाई, तो अगर आपको वैल्यू दे दिया जाए, आपके 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव ना होते हुए भी। 3 नंबर में आपसे कोई थ्योरी पूछ सकता है और उसमें आपको क्वेश्चन दे सकता है 1 नंबर में। तो ये केवल और केवल मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं आपका, साथ ही साथ आपके कुछ और भी क्वेश्चन साथ में क्लियर भी हो रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया, क्या है हमारे लिए, यदि दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने के बीच कितना बल लग रहा है, उसमें 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए कह रहा है कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज कितना है सर, Q2, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी r पर रखे हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपान कितना है सर, r स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो कितना है सर, हमारे लिए दिया है 80 न्यूटन दिया है। तो 80 न्यूटन है, तो फिर क्या कह रहा है कि यदि यह इन्हीं आवेशों को माध्यम में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो 8 न्यूटन का बल लगता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस मैं टाइम ले रहा हूं आप लोगों का ताकि आपके और भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए K पर आवेश द्रुतांक में रख दिया जाए, तो इसकी जो वैल्यू होगा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, सेम क्वांटिटी के चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 8 न्यूटन। दोनों को डिवाइड करके K की वैल्यू निकाल लीजिए। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और इसके अपान में कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू K पर आवेश द्रुतांक में रखें, Q1 Q2 अपान कितना हो गया, r स्क्वायर। ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, ये K ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 80/8, तो अर्धा में 80, ये हो गया हमारा 10, और K इक्वल टू हमको कितना मिल गया सर, K इक्वल टू इधर मिल गया 10। तो मतलब जो परावैद्युतांक होगा जिस माध्यम में रखा जाएगा उसका परावैद्युतांक कितना होगा, 10। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमसे क्वेश्चन भी पूछता है सर कि हमको दे देता है कि अगर इन आवेश को आवेश की वैल्यू दे दिया जाएगा, तो इस हिसाब से ये हमारा कौन से क्वेश्चन पर है सर, कूलाम के नियम पर ये हमारे लिए क्वेश्चन था। और ये हमारे लिए कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कूलाम का नियम पढ़ना मत भूलिएगा। हालांकि किसी को ऐसा नहीं होगा जो क्लास 12th में हो और उसे कूलाम का नियम याद ना हो, तो सभी लोगों को याद होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था हमारा ऑब्जेक्टिव, ये 6 क्वेश्चन हमारे आज क्या हुए, खत्म हुए। चलिए
तो बच्चों आपको ये जो ऑब्जेक्टिव का सलूशन हम दिए हैं ये पार्ट 1 है और ये पहला वीडियो था मेरा। और आप लोग थोड़ा इसमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा और ये बोर्ड पर कैसा लगा, आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी तक आप लोगों ने क्लास में हमारा एक्सपीरियंस किया होगा और आज मैं बोर्ड पर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और इसका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा। और इसका मैं पार्ट 2 जरूर दूंगा आपको और मैं ये पूरा तैयार करके लाया हूं। और देखिए मैं पूरा आपके लिए पीडीएफ पूरा तैयार करके लाया हूं, हर एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। जितने न्यूमेरिकल हैं चाहे वो हमको 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़े तब पर भी बनाएंगे। जितने भी ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा आप इसको रिव्यू दीजिए, कैसा है लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो, और कमेंट कीजिए। जैसा भी सजेशन हो आप हमें बताइए। जितने भी क्वेश्चन है आगे मैं सब कराऊंगा, इस सेट को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब मैं कमिटमेंट कर दिया हूं तो आपको मैं जरूर दूंगा। और याद रखिएगा सर कि संघर्ष में अकेला ही कोई होता है, सफलता में लोग आपके साथ होते हैं। अगर संघर्ष है तो आपको अकेले ही करना होगा, सफलता में ही सभी आपके साथ होंगे। तो अब जितना भी है मैं करके दूंगा, लेकिन सब कुछ 1 to 1 आपको खुद करने होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग इसको साथ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के साथ मिलेंगे। तो